Sure. Okay, guys, let's start with the remaining portion. Okay, moving further, scenario 4, ऑब्जेक्शन आया, एग्रीमेंट भी है, बोथ द सिनेरियोस, ऑब्जेक्शन भी है, एग्रीमेंट भी है। ऑब्जेक्शन का इम्प्लीकेशन कहाँ पे था हमारा? कैन एनीवन टेल मी, ऑब्जेक्शन का इम्प्लीकेशन क्या करता है, कहाँ इम्पैक्ट देता है? डे ऑफ एक्सेप्टेंस पे, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस में। ओके, और एग्रीमेंट कहाँ इम्पैक्ट करता है? अपॉइंटेड डे पे। तो बेसिकली अग्रीमेंट नहीं होता तो हम +15 डेज करते हैं। और एग्रीमेंट होता है तो +45 डेज। +45 डेज। हाँ, मतलब 45 डेज का मैक्सिमम कहता है ना हमारी जी आगन डेट से। तो बेसिकली जो भी एग्रीमेंट में टर्म्स डिसाइडेड है उतना डेज ऐड करेंगे, अगर 45 डेज से ज्यादा तो मैक्सिमम 45 डेज ऐड करेंगे, ठीक है। सो नाउ विल सी दिस सिनेरियो। कोई वेट तो नहीं कर रहा ना लॉबी में? नो वन ना? नो, ओके। सो द फोर्थ सिनेरियो इज ऑब्जेक्शन आया, एग्रीमेंट भी है। मिस्टर ए ने गुड्स बेचे मिस्टर बी को 1 लाख रुपीज का 4 अप्रैल को, गुड्स रिसीव हुआ 8 अप्रैल को, ऑब्जेक्शन रेज किया 12 अप्रैल को, एग्रीड टर्म्स है 30 डेज का, ठीक है। सो ड्यू डेट क्या है? एज एग्रीड अपॉन और 45 डेज विच एवर इज अर्लियर, ठीक है, विच एवर इज अर्लियर। तो ड्यू डेट आपका क्या होगा? 45 डेज या अग्रीड अपॉन डेज विच एवर इज अर्लियर, बिकॉज यहाँ 30 डेज डिसाइड किया तो 30 डेज हो जाएगा ड्यू डेट, ठीक है। लेकिन अगर 45 डेज से ज्यादा होगा तो 45 डेज होगा। डेट ऑफ एक्सेप्टेंस क्या हो जाएगा? डेट ऑफ ऑब्जेक्शन रिजॉल्व जिस दिन हुआ है, हम अज्यूम कर रहे हैं 15 अप्रैल 2020 को हमारा ये जो इशू था वो रिजॉल्व हो गया, ठीक है। तो डेट ऑफ एक्सेप्टेंस पे इम्प्लीकेशन हमने देख लिया कैसे आया, ठीक। नाउ लेट्स गेट इनटू द सिनेरियो। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट इन केस ऑफ ऑब्जेक्शन विद एग्रीमेंट। सॉरी गाइस, सो 1 लाख रुपीज अमाउंट था, डेट ऑफ इनवॉइस था मेरा 4 अप्रैल का, डिलीवरी हुआ 8 को, एग्रीड टर्म्स कितना था मेरा? 30 डेज, करेक्ट। ऑब्जेक्शन रेज कितने दिन में किया मैंने? विद इन 15 डेज कर दिया था, 4 दिन के अंदर अंदर कर दिया था, ठीक है। ऑब्जेक्शन रिजॉल्व कब हो गया था मेरा? 15 अप्रैल को, करेक्ट। ड्यू डेट एज पर द एग्रीमेंट कब था मेरा? मेरा ड्यू डेट एज पर द एग्रीमेंट कैसे निकलेगा? मेरा जिस दिन इशू रिजॉल्व हुआ, ठीक है, उसमें मैंने 30 डेज को ऐड किया, क्योंकि जिस दिन इशू रिजॉल्व हुआ वो डेट क्या हो गया मेरा? डेट ऑफ एक्सेप्टेंस, करेक्ट ना। तो डेट ऑफ एक्सेप्टेंस में हम लोग पेमेंट टर्म्स को ऐड करते हैं, तो मैंने डेट ऑफ एक्सेप्टेंस में 30 डेज ऐड किया सॉरी, वो मेरा आया 15 मई, ठीक है। और एक्ट क्या कहता है? ड्यू डेट वुड बी जो आपका एज पर दी एग्रीमेंट है वो, या 45 डेज विच एवर इज अर्लियर। क्योंकि मेरा यहाँ 30 डेज का था तो अकॉर्डिंगली यही का यही यहाँ के आ गया, कैप्चर हो गया। जबकि आप केस 2 में देखोगे तो केस 2 में जो था मेरा एग्रीमेंट डेट का अकॉर्डिंग था 28 को, लेकिन एज पर लॉ 23 को लेके आया था, क्योंकि 5 दिन एक्स्ट्रा हो रहे थे। वेयरएज क्योंकि 30 दिन था तो 30 दिन में सेम डेट उठ के आ गया, करेक्ट। यहाँ पे किसी को डाउट है? एनीवन हैविंग एनी डाउट ऑन दिस? अच्छा, देयर इज अ क्वेरी इशू, ऑब्जेक्शन अगर 15 डेज में नहीं रिजॉल्व हुआ तो क्या करना चाहिए? रिजॉल्व 15 डेज में नहीं होना है, रेज करना है 15 डेज में। रेजोल्यूशन के लिए पीरियड नहीं लिखा लॉ में, ठीक है। यू हैव टू रेज योर लॉ दिस ऑब्जेक्शन इन 15 डेज, देन ओनली हम उसको ऑब्जेक्शन का सिनेरियो मानेंगे। अदरवाइज मान लो अगर तुम्हारा क्लाइंट है जिसने 20 दिन बाद ऑब्जेक्शन रेज किया, वो अगर बोलता है कि मेरे को इंटरेस्ट ऑन लोअर साइड होना चाहिए, नो, नॉट एट ऑल। जिस दिन ओरिजिनल जीआरएन था उसी दिन को मैं डेट ऑफ एक्सेप्टेंस मानूंगा, ठीक है। रेजोल्यूशन का डेज नहीं मेंशन्ड इन लॉ में, बिकॉज इट मे टेक 10 डेज 20 डेज 30 डेज व्हाटसोएवर, ठीक है। और वहां पे क्योंकि अगर मान लो रेजोल्यूशन में डिले किसके साइड से होगा? आंसर करो इस चीज को, तुम्हारा क्वेश्चन ही अभी अपने आप क्लियर हो जाएगा। जो रेजोल्यूशन का डिले होगा वो कौन कर रहा होगा? गाइस प्लीज बताओ यार। हेलो, हाँ, क्लाइंट कर रहा होगा, सेलर मतलब बायर सेलर कर रहा होगा, करेक्ट। सेलर कर रहा होगा एग्जैक्टली, जब सेलर कर रहा है तो क्या बायर को उसका उस पीरियड का इंटरेस्ट देना चाहिए? क्या नहीं देना चाहिए ना। अकॉर्डिंगली लॉ उस चीज को इंक्लूड ही नहीं करता। लॉ बोलता है जिस दिन रेजोल्यूशन सॉल्व हो गया ना वहां से कंप्यूट कर लेना, ठीक है। तो जिस अब बायर सेलर अगर करता जा रहा है, डिले करता जा रहा है, तो नो प्रॉब्लम, आई डोंट हैव एनी इशू, उससे मेरा कैलकुलेशन पे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। रीजन भी जिस दिन रेजोल्यूशन होगा
उस दिन से कंप्यूट होगा इंटरेस्ट, अगर मेरा होगा भी तो। करेक्ट ना? लॉ को समझो, लॉ को क्यों इस तरीके से ड्राफ्ट किया, उसका इंटेंशन समझो। लॉ कभी भी ऐसे नहीं बन जाता कि किसी के भी मन में आया, उसने ड्राफ्टिंग कमेटी वाले ने कुछ भी लिख दिया। वो सिनेरियो सोच के करता है। उसने सिनेरियो सोचा, उसने एक बाइंडिंग इंस्ट्रक्शन कहाँ पे लगाया, जहाँ पे इशू को रेस करना है, बिकॉज वो मानता है 15 दिन में आप अपना इशू रेस कर दोगे। अरे मेरे को अगर कोई डिफेक्टिव प्रोडक्ट मिलेगा तो क्या मैं 1 साल 2 साल बाद जाके बोलूंगा क्या, 2 महीने बाद जाके बोलूंगा क्या? द मोमेंट आई विल बी गेटिंग मैक्सिमम। पर्सनल लेवल पे ही सोचो, अगर तुम्हें अमेजोन ने गलत प्रोडक्ट डिलीवर कर दिया, कितना दिन में तुम लोग कंसर्न रेस कर देता है? महीना भर वेट करते हो क्या? नहीं करते ना। सो यहाँ पे भी लॉ मेकर ने वही अज्यूम किया कि भाई ठीक है, कंपनी है, इंडिविजुअल नहीं है। इंडिविजुअल ने तुम आदमी खाली है, तुम सेम डे सेम मोमेंट तुम्हारा जब आया, तुमने अनपैक किया, उसी टाइम तुम कंसर्न रेज कर सकता है। बट कंपनीज में ऐसा नहीं होता। कंपनीज में बिकॉज ह्यूज स्केल पे काम करता है, दे हैव गिवन अ विंडो 15 days विच इज वेरी मच सफिशिएंट। ठीक है, इंटेंशन समझो लॉ का। अकॉर्डिंगली वहां पे 15 days है। रेजोल्यूशन का कोई पीरियड नहीं है। रेजोल्यूशन डिले करेगा सेलर। अब सेलर के कारण बायर थोड़ी ना इंटरेस्ट देगा, अगर सेलर डिफॉल्ट करता जा रहा है तो उस कारण ही लॉ ने उसको वहां पे इस चीज को कवर नहीं किया है। इंटेंशन समझो। ठीक है, डाउट क्लियर है आई बिलीव? यस सर। ओके, सो मेरा क्योंकि एग्रीमेंट टर्म्स 30 days का था, अकॉर्डिंगली ड्यू डेट एज पर द एग्रीमेंट ही मेरा पेमेंट ड्यू डेट बन गया एज पर एमएसएमई। ठीक है, एक्चुअल पेमेंट मैंने किया 10th जुलाई को। मेरा डिले कितना दिन का हो गया? 56 days का। दिस माइनस दिस। ठीक है, सेम कंसेप्ट, इंटरेस्ट रेट एंड देन दिस फॉर्मूला, अगेन मेरा इंटरेस्ट आ गया। सो दीज आर दी ओनली 4 सिनेरियोज जो हम लोग डिस्कस किए। यही 4 सिनेरियो हो सकता है, इसके बियॉन्ड कोई सिनेरियो हो सकता है क्या? कोई परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बन सकता है क्या इसके बियॉन्ड? नो सर। सो अब जहां तक मुझे पता है, मेरे हिसाब से एमएसएमई का कैलकुलेशन तो कर लोगे कि नहीं कर पाओगे अभी भी? अरे सर अगर आप किसी कंपनी का दिखा दे कैसे एक कंपनी करता है तो शायद और अच्छा हो। देखो, कंपनी का दिखाना मैं दिखा दूंगा, तो जो हम बोल रहे हैं ठीक है। द पॉइंट इज कि पहले तुम्हें कंसेप्ट पता होना चाहिए। कंपनी का कैलकुलेशन मैं दिखा दूंगा, ठीक है। द पॉइंट इज कि तुम्हें इतना पहले अपने आप को कॉन्फिडेंस में लेके आओ कि तुम्हें टर्म्स पता होना चाहिए। तुम्हें पता ही नहीं है डेट ऑफ एक्सेप्टेंस क्या होना चाहिए, तुम्हें पता ही नहीं अपॉइंटेड डे क्या होना चाहिए, ड्यू डेट क्या होना चाहिए। इफ यू आर नॉट अवेयर ऑफ दोस थिंग, यू कांट आस्क द क्लाइंट कि आप कंप्यूटेशन गलत कर रहे हो सही कर रहे हो, यू कांट इवन चेक। तो फर्स्ट गेट कंफर्ट ओवर द टर्मिनोलॉजीज। हम लोगों के साथ दिक्कत क्या होता है, हम लोग सोचते हैं हम लोग को ये सब पढ़ने का जरूरत है, हम लोग डायरेक्टली देख लेंगे क्या हो रहा है। ऐसा नहीं होता। फर्स्ट बिल्ड योर ओन नॉलेज रिसोर्स, अपना पहले बना के चलो, पूरा एक बैकअप बनाओ, अंडरस्टैंडिंग लो, देन इंडिपेंडेंटली इस लेवल तक अपने आप को इक्विप करो कि इंडिपेंडेंट कंप्यूटेशन तुम कर सकते हो। यू नीड नॉट टू कॉपी पेस्ट द फॉर्मूला फ्रॉम प्रीवियस ईयर वर्किंग पेपर। ठीक है, वो एक मेथोडोलॉजी रहता है, सब कॉपी पेस्ट करता है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसा होता है बिकॉज ऑफ द शॉर्ट ऑफ टाइम जो हम लोग बेसिकली रहता है, टाइम कॉन्स्टेंट रहता है। बट मेक श्योर कि आपको पता होना चाहिए मेरे को क्या क्या पैरामीटर्स रखना है और क्यों रखना है। ऑल दोस थिंग्स यू शुड बी क्लियर, देन ओनली यू कैन डिबेट इन अ बेटर सिनेरियो। सो यहाँ किसी का कोई व्यू पॉइंट है कि इसके बियॉन्ड कुछ हो सकता है? किसी का अगर कुछ है तो बताओ। देन वील गेट इनटू वन ऑफ द कैलकुलेशन। एक कंपनी का है तो वो कैसे करता है करके हम लोग एक बार देख लेंगे करके। मतलब कंसेप्ट समझ में आ गया ना? एनी डाउट ऑन द कंसेप्ट सही? नो सर। शिवम, खुशी, जिनका भी सभी लोग जिन्होंने भी ये कंसर्न रेज किया था कि हमें ये समझ में नहीं आता एंड वी वांट टू लर्न दिस, सो आई होप दिस इज क्लियर, राइट? ओके, नाउ we'll see one of the practical calculation as to how the things are computed and all. So let's assume basically मेरा वेंडर्स है ये, ठीक है, एमएसएमई वेंडर्स हैं, XYZ लिमिटेड, एबीसी एंड दिस आदित्य फर्नीचर एंड ऑल, ठीक है। अकॉर्डिंगली मेरा जो डॉक्यूमेंट डेट, तो ये मेरा इनवॉइस डेट हो जाता है, करेक्ट। ये मेरा एक सैप का रिपोर्ट है जिसमें से आया हुआ है, तो मेरा सॉफ्टवेयर का, तो मेरा इनवॉइस डेट आ गया, ठीक है। ड्यू डेट फॉर पेमेंट आ गया, ठीक है। ड्यू डेट फॉर द पेमेंट ये एग्रीमेंट से आ रहा होगा आई बिलीव, जहाँ तक मुझे है पता, क्योंकि डेटा कहीं से हमें मिला था आउटसोर्स, तो हम लोग ये आपका एग्रीमेंट डेट के अकॉर्डिंग ही होगा। एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग मेरे को यहाँ तक पे करना था, और इट विल बी 45 डेज, क्योंकि मैंने क्या कहा था, मोस्टली कंपनीज क्या करती हैं, एमएसएमई के साथ हमेशा 45 डेज का ही एग्रीमेंट एंटर करती है। तो यू कैन सी ये एग्जैक्ट 45 डेज पे ही जाके बैठाया है उसने, ठीक है। क्योंकि हर कंपनी चाहती है कि अपना क्रेडिट पीरियड वो पुश करे। क्यों पुश करेगी? क्रेडिट पीरियड पुश करने का बेनिफिट क्या होता है गाइस? वर्किंग कैपिटल ज्यादा मिलेगी कंपनी को। एग्जैक्टली, तो वो एक बेनिफिट मिलता है, ठीक है ना। तो वो इसीलिए उसको ज्यादा पुश करने का कोशिश करते हैं। तो जितना वो लॉ के तरीके से कर सकते हैं, वो लोग 45 डेज खींच देते हैं, उसको पुश कर देते हैं। तो मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल फाइंड कि हमेशा ड्यू डेट 45 डेज पे जाके पार्क मिलेगा तुम्हें, ठीक है।
देन ये क्या क्या आ गया मेरे पास, ये मेरे पास आ गया क्या क्या, ये आ गया डॉक्यूमेंट डेट तो नहीं लेंगे हम लोग, इसमें डेट ऑफ एक्सेप्टेंस जीआरएन डेट देखना पड़ेगा मेरे को, कहीं है क्या अपने पास। आई एम अज्यूमिंग जो रिशु वो हाँ डॉक्यूमेंट डेट शायद वो जीआर डेट होगा, उसके इस केस में डॉक्यूमेंट डेट शायद वो जीआर डेट ओके होगा। ओके, आई एम नॉट वो प्रीटी लोग श्योर, ठीक है। हाँ अगर ये मेरा पर हाँ जीआरएन हाँ मतलब एमएसएमई वो अपडेशन डेट भी तो हो सकता है, क्या, एमएसएमई अपडेशन डेट भी तो हो सकता है ना, जीआरएन डेट। नहीं भाई वो देख रहे हो नहीं नहीं, मार्च में, एमएसएमई वो तो अपडेशन डेट वो डेटाबेस, अलग चीज वो है। डेटाबेस में ये कब अपडेट किया था उसका डेट है। अच्छा अच्छा, सॉरी, डेटा 2019 का अगर था, ये ठीक मेरा है। जीआरएन डेट है तो डेट ऑफ एक्सेप्टेंस क्या हो जाएगा मेरा, यही हो जाएगा करेक्ट। डेट ऑफ हाँ। एक्सेप्टेंस आ गया, पहला पैरामीटर आ गया मेरे पास। अब मेरे को दूसरा पैरामीटर क्या चाहिए था, अपॉइंटेड डे या ड्यू डेट, क्योंकि इसमें एग्रीमेंट है तो अपॉइंटेड डेट का कुछ करना नहीं, मेरे को ड्यू डेट आ गया मेरा, ठीक है। रिवाइज क्लियर, ठीक है। yes, जब ये दो पैरामीटर आ गया तो इन दो पैरामीटर का डिफरेंशियल क्या होगा मेरा, क्या होगा, ये मेरा निकल के आ जाएगा। अगर इसके बियॉन्ड मेरा पेमेंट होगा तो मेरा डिफरेंस नंबर ऑफ डेज आ जाएगा कि कितने दिन का मेरे को इंटरेस्ट पे करना है, ठीक है। तो एक पैरामीटर वो आ गया। दूसरा पैरामीटर मेरे को क्या चाहिए था, अमाउंट चाहिए था कि कितने पे मेरे को इंटरेस्ट देना है, तो वो ये मेरा प्रिंसिपल अमाउंट है, ठीक है। दूसरा पैरामीटर आ गया। अब मेरा पेमेंट डेट आ रहा है, यहाँ पे पेमेंट डेट आ गया, ड्यू डेट आ गया, इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा मेरा, क्या होगा मेरा डिले आ जाएगा कि कितने दिन का डिले हुआ मेरा। अब मेरे पास नंबर ऑफ डेज आ गए, मेरे पास अमाउंट आ गया। ये अब कौन सा पैरामीटर मेरा मिसिंग है बताओ तो, विच पैरामीटर इज मिसिंग एज ऑफ नाउ। आरबीआई का इंटरेस्ट रेट ना। करेक्ट, तो वो इंटरेस्ट रेट मिसिंग है। अगर इंटरेस्ट रेट आ जाएगा तो आई कैन कंप्यूट द डिले थिंग, मतलब इंटरेस्ट थिंग, करेक्ट ना। सो हाउ दिस इज कंप्यूटेड बेसिकली विल सी। ये मेरा इंटरेस्ट रेट है 4.25, and 4.25 को if you see we have multiplied by 3 and divided by 12 to compute what, monthly rate. Why monthly rate? Because monthly compounding will be happening, correct। यहाँ तक किसी को डाउट है कोई, एनीवन, ठीक है ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, सबको क्लियर है, यस सर। ग्रेट देन। सो अब मैंने डिले निकाला, डिले मेरा क्या आया, लेट्स पुट द फॉर्मूला मेरा दिस माइनस पेमेंट डेट माइनस ड्यू डेट फॉर पेमेंट, नहीं 1 सेकेंड, पेमेंट डेट मेरा ये है, वही वही था रिशु। आई थिंक सो यू हैव थोड़ा सा चेंज द डेटा, दैट्स व्हाई इट इज लुकिंग। I haven't changed anything actually, अच्छा, यू हैवंट चेंज। अच्छा no, okay, this is computed, this is for the provisioning thing, okay sorry, actually what's happening हाँ is हाँ कि ये provision compute किया गया, it is not the actual computation date of actual payment तक, ठीक है। ये 31 दिसंबर तक का provision compute किया गया था, जो मंथ जब क्वार्टरली बुक्स क्लोज होता है तो उस टाइम पे जो प्रोविजन करना था। सो व्हाट दे हैव कंसीडर्ड इज दे हैव टेकन द डेट ऑफ पेमेंट कंसीडर किया था, उन्होंने अज्यूम किया था, अकॉर्डिंगली उन्होंने डिले निकाला। दे हैव अज्यूम 30th of December टू बी द पेमेंट फॉर डेट कंसीडर फॉर पेमेंट, इतना लिया। एंड ड्यू डेट कितना था मेरा, ड्यू डेट था मेरा एज पर द एग्रीमेंट 28th of December 2020 का। तो अकॉर्डिंगली मेरा ड्यू डेट और उसके बीच में कितने का गैप आया, 2 दिन का गैप आया मेरा डिले का। तो डिले का अकॉर्डिंगली उन्होंने इंटरेस्ट कंप्यूट किया, जो कि फॉर्मूला यहाँ पे है। अगर आप फॉर्मूला देखोगे तो थोड़ा सा समझने का कोशिश करो, इनकेस नहीं समझ में आया तो पूछो, पहले कोई फॉर्मूला देखो, पहले यहाँ पे फॉर्मूला देखो। मैं हाईलाइट कर देता हूँ जो जो सेल्स इम्पैक्ट हो रहे हैं। किसी को समझ में आ रहा है क्या लिखा, क्या फॉर्मूला? हेलो, आ गया सर, आ गया 34। किसी को कोई डाउट है इस फॉर्मूला पे? बिकॉज ईशांत आ गया, एक बार समझा दो क्या समझ में आया। ठीक है। इसमें उन्होंने क्या किया है, if T4 is greater than 0, T4 है हमारा ये डेज वाला, अगर डेज मतलब 0 से ज्यादा है, मतलब एक भी दिन ज्यादा है मतलब 0 से ना, तो इनटू में इन्होंने किया $N4, ठीक है। इन्होंने इसके लिया प्रिंसिपल, ठीक है।
ताकि फॉर्मूला को ड्रैग करेंगे नीचे तो n4 की तरह n5 n6 ऐसे होता रहेगा, तो उन्होंने n4 लिया, n4 इनटू में 1 प्लस 0 इनटू में वही लगाया इन्होंने, गेट लगाया वही वाला, ठीक है, कंपाउंडिंग वाला फॉर्मूला 3 इनटू 1 प्लस i की पावर n वाला, ठीक है, ये इनटू में t4 बाय 30, t4 है वही डेज आ गया हमारा, इसको मंथली कंपाउंड कर लिया, ठीक है, इससे हमारे पास वो आ गया, बड़ी वाली फिगर आ जाएगी और वो भी नेगेटिव में आएगा, मतलब अमाउंट इससे हमारे पास अमाउंट आ जाएगा टोटल विद इंटरेस्ट। हाँ विद इंटरेस्ट। उसके बाद उसने प्लस n4 कर दिया क्योंकि n4 मेरा अमाउंट जो है वो माइनस में है, तो उससे वो ऑटोमेटिकली माइनस होके खाली इंटरेस्ट अमाउंट दिखेगा, ठीक है ना? हाँ जी सर। ओके, कॉमन तो यही है फॉर्मूला। अच्छा वो अच्छा वैल्यू ऑफ द फॉल्स की वैल्यू है 0। हाँ एग्जैक्टली। नाउ गाइस, जिसको नहीं समझ में आया अब मैं समझाता हूँ। देखो, एक फॉर्मूला इवैल्यूएशन का एक ऑप्शन होता है एक्सेल में, आई एम नॉट श्योर कि कितने लोग यूज करते हैं। सो जब फॉर्मूला टैब में जाओगे देयर इज एन ऑप्शन ऑफ इवैल्यूएट फॉर्मूला, ठीक है, क्लिक ऑन दिस, सिंपल, ये पूरा फॉर्मूला आया। अभी आपको तोड़ तोड़ के दिखाएगा इसने किया क्या, ठीक है। एग्जैक्टली फॉर्मूला को तुम ऐसे भी रीड कर सकते हो, जब किसी और का फाइल यूज कर रहे हो फॉर्मूला रीड कैसे करना है, यू कैन रीड लाइक दिस। इवैल्यूएट करना स्टार्ट किया हमने, उसको क्या बोला था, इफ का मतलब क्या है, जाके कंडीशन चेक करके आओ। कंडीशन चेक करने का उसको क्या बोला था हमने बोला कि टी कॉलम में जाके देख, इस टी सेल के अंदर, ठीक है, T4 के अंदर जाके देख, अगर वो वैल्यू 0 से ग्रेटर है, इट मींस उसमें अगर डिले है, तो मतलब अगर ये कंडीशन फुलफिल होगा तो क्या करना है तूने। उसने बोला ये कंडीशन फुलफिल हो गया, ट्रू बोल रहा है, करेक्ट, इट मींस ये कंडीशन पूरा हो गया, उसको 0 से ऊपर का मिल गया यहाँ पे, ठीक है। तो उसने क्या किया, उसने वो फर्दर मूव किया, फॉर्मूला गया, उसको तुमने इंस्ट्रक्शन दिया था कि जा भाई तू क्या करियो, प्रिंसिपल अमाउंट पकड़, ठीक है, प्रिंसिपल पे ये प्रिंसिपल अमाउंट यही है मेरा 24,780, ठीक है। दिस वाज नेगेटिव, टू नलिफाई द नेगेटिव इफेक्ट हमने यहाँ पे एक और माइनस का साइन रखा था, अकॉर्डिंगली पॉजिटिव हो गया मेरा, करेक्ट। यहाँ तक डाउट किसी को? एनीवन हैविंग एनी डाउट अप टिल नाउ प्लीज लेट मी नो, मैं तभी आगे मूव करूंगा इस फॉर्मूला में। गाइस प्लीज नो डाउट, ओके देन वी कैन मूव। तो इवैल्यूएट करते हुए फर्दर में आगे मूव किया, अकॉर्डिंगली देखो ये 24,780 जो नेगेटिव था इट बिकेम पॉजिटिव, क्योंकि आपने एक नेगेटिव का सिंबल लगाया तो उसने आपको उसको पॉजिटिव रीड किया, ठीक। फिर वो फर्दर मूव किया, उसने क्या किया, 1 प्लस 0.01 जो तुमने यहाँ पे कंप्यूट किया था, क्या किया था, ये मंथली रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाला था, वही मंथली रेट ऑफ इंटरेस्ट देखो यहाँ पे प्लॉट हुआ, ठीक। हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस इंटरेस्ट रेज टू दी पावर, तो हमने यहाँ प्रिंसिपल देख लिया, 1 प्लस आर देख लिया, ठीक है, आगे मूव ऑन किए, ठीक। अब हमने क्या किया था, हमने किया था उसको रेज टू दी पावर, क्या रेज किया था हमने, T4 मतलब नंबर ऑफ डिलेज वाला, करेक्ट, यही किया था हमने, जो एन पर निकाला था हमने उसको मंथ में कन्वर्ट किया था, तो 2 दिन को मंथ में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया मैंने, T4 को डिवाइड किया 30 से, सो व्हाट विल हैपन, 2 डिवाइडेड बाय 30, ठीक है, तो मंथली टर्म्स में कितना आया 0.067, दिस इज द नंबर विच इज कंप्यूटेड इन मंथ्स, ठीक है। तो क्या हुआ, अकॉर्डिंगली जब ये सब पैरामीटर्स उसको मिले, उसने कंप्यूट करना स्टार्ट किया और उसने बोला कि आपका जो अभी अमाउंट है ना 24,797 हो गया है, जो 24,780 था, ठीक है। तो ये अकॉर्डिंगली आपका इतना अमाउंट आया। अब क्या किया, ये तो आपका इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल दोनों है, क्यूमुलेटिव अमाउंट है, करेक्ट। तो उसमें क्योंकि मेरे को सिर्फ अब इंटरेस्ट सेग्रीगेट करना था क्लाइंट को प्रोविजन एंट्री देने के लिए, तो मैंने क्या किया, उतने से ही प्रिंसिपल अमाउंट उसमें से माइनस किया। लेकिन क्वेश्चन ये राइज होता है, यहाँ मैंने प्लस क्यों किया, एनीवन कैन टेल मी कि हमने प्लस क्यों किया, हमें तो माइनस करना चाहिए था। ये माइनस की फिगर है ना, तो प्लस माइनस माइनस हो गया। एग्जैक्टली तो जो हम लोग मैथ्स में पढ़ते हैं पॉजिटिव नेगेटिव प्लस माइनस आपका जो होता है, तो आपने क्योंकि यहाँ माइनस फिगर था तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस हो जाता है। तो अकॉर्डिंगली आपका यहाँ पे ये पॉजिटिव फिगर आया, ये नेगेटिव फिगर आया, तो जो डिफरेंशियल बचा, अब देखो कि आप यहाँ पे प्लस माइनस हुआ, तो उसको देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या करेगा वो, उसने सिर्फ डिफरेंशियल दे दिया आपको 17 रुपीज का। दैट इज हाउ दिस अमाउंट इज कंप्यूटेड। सो जब भी कोई कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला रहता है, यू गाइस कैन लेवरेज दिस थिंग, बहुत यूजफुल है। एवरी टाइम यू विल बी बेनिफिटेड आउट ऑफ दिस, कि आपको पता चल जाएगा एक एक स्टेप पे क्या हुआ। इवन व्हेन यू अप्लाई फॉर्मूलाज और कहीं एरर आता है ना, रेफरेंस एरर आता है या कोई भी एरर आता है, यहाँ जाके इवेल्युएट करके देख सकते हो। जो हम लोग से भी मिस्टेक हुआ था प्रीवियसली, अगर मैं इवेल्युएशन में जाके देखता तो मुझे वो बता देता किस स्टेप पे जाके दिक्कत हो रहा है मेरे को, ठीक है, किस स्टेप पे जाके कैलकुलेशन में एरर आ रहा है। सो दिस इज हाउ यू कैन बेसिकली इवेल्युएट द थिंग्स। एनी डाउट ऑन दिस थिंग? ये एक नया शायद बहुत लोगों को पता चला होगा, बट इट माइट मुझे भी नहीं पता था ऋषु, मुझे भी नहीं पता था। So this is the thing,
इस तरीके से आप इसको चेक कर सकते हो। नाउ एनीवन हैविंग एनी डाउट पूरा एमएसएमई का कैलकुलेशन में? बताओ किसी का डाउट है? इसमें फिर इसके बाद इन्होंने डेज ऑफ इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट का वाला क्या वो बना छोड़ दे, रखा है? वो छोड़ दे भाई, उसको छोड़ दे, वो छोड़ दे, वो उसको इग्नोर कर अभी यहाँ तक। ठीक है सर, ठीक है। यहाँ तक बता, यहाँ तक कोई डाउट है तो बता। एनीवन, एनी डाउट? नो वन। इवैल्यूएट फॉर्मूला में किसी का कोई डाउट? नो वन। ग्रेट यार। लेट्स ट्राई दिस इवैल्यूएट फॉर्मूला ऑन दिस। जो हम लोग एक मिस्टेक कर रहे थे यहाँ पे, करके देखते हैं। मतलब लेट्स सी, क्योंकि इनकम टैक्स वाला आई डोंट थिंक वी विल बी एबल टू टेक इट अप टुडे। जस्ट इसको एक्सप्लोर कर लेते हैं, कुछ एक अच्छा लर्निंग हो जाएगा आई बिलीव। गाइज किसी को कोई कंसर्न तो नहीं है ना अगर हम लोग उसको पुश कर रहे हैं तो? बिकॉज ऑलरेडी वी हैव पास्ड 9 o'clock एंड ऑल, एंड विल बी ओपनिंग आवर हाउस फॉर क्वेश्चंस। तो अभी देख लेते हैं एक बार के लिए बस। हाँ, there will be a lot of questions also, Rishu. yes. So we'll be taking up the questions. It's better to take doubts today. Let's evaluate this thing. Not pretty sure कि क्यों हो रहा है करके। Formulas, evaluate. Now we'll see A3. This multiply, this is operating. ये अभी तक ऑपरेट नहीं हुआ है। इसमें देखो आप A3 ही लिखा आ रहा है। दिस इज नॉट टेकिंग दिस 1 लाख एज अमाउंट, अभी तक नहीं लिया उसने। ठीक है, यहीं आके देखो रेफरेंस का एरर आ रहा है, वो उसको नंबर रीड नहीं कर पा रहा है। करेक्ट? हाँ, दैट इज वाई वो पूरा इशू आया है। तो अब अगर मैं उसको करेक्ट करता हूँ, लेट मी डू वन थिंग। मेरे को इसको 1 लाख रखना है। होम पे जाके नंबर कर दो ना सर। होम पे जाके कर रहा हूँ यार, वो हो क्यों नहीं रहा है? आई एम नॉट गेटिंग द पॉइंट भाई। अगर मैं 1 लाख यहाँ पे रखता हूँ देन यहाँ पे भी एरर आ रहा है यार। क्या एरर हो सकता है? नंबर में कन्वर्जन के बाद भी दिक्कत आ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? जनरल करके देखना है भाई। जनरल से नहीं होता अमन, एक्चुअली नहीं होता है। सब में एरर दे रहा है यार। क्यों दे रहा है? किसी को कोई आइडिया गाइस क्यों दे रहा है एरर? क्योंकि हमें कंसर्न पता चल गया कहाँ जाके एरर आ रहा है। ठीक है ना? ये H7 इसको इस तरीके से रीड आउट कर रहा है। ये S1 जे दिस, इसको इस तरीके से रीड आउट कर रहा है, जबकि इसको ऐसे रीड आउट नहीं करना चाहिए। 1 सेकंड, कुछ ब्रैकेट वगैरह का इशू है क्या? आई बिलीव ब्रैकेट का भी इशू हो सकता है। इनटू का साइन दे के देखना है भाई। नहीं क्या मल्टीप्लाई साइन देना पड़ेगा क्या? 1 सेकंड अमन भाई, अभी भी एरर आ रहा है, पता नहीं यार हो रहा है। कोई नहीं, छोड़ो सर। नहीं मतलब देखो इस तरीके से पता कर सकते हैं एक्चुअली। वो नहीं पता चल रहा तो ठीक है कि इसको H7 रीड कर रहा है, उसको नंबर रीड नहीं कर रहा है अभी तक। देखो लास्ट स्टेप तक रीड नहीं कर रहा है वो, इसीलिए जाके वो रेफरेंस एरर दे रहा है। रेफरेंस आ रहा है। ठीक है, आई एम नॉट गेटिंग द पॉइंट कैसा क्यों कर रहा विशु, है। ये फाइल हम लोग शेयर कर रहे हैं, तो मतलब हम लोग इसको वो लोग ये लोग को भी होमवर्क रहेगा ये वाला इवैल्यूएट करने का। और ये लोग इनपुट देंगे कि भैया कहाँ गलती हो रहा था। मुझे भी नहीं समझ में आ रहा एक्चुअली कहाँ मिस्टेक हो रहा है। आई एम नॉट एबल टू। नहीं ठीक है ऋषु, सही है। उसको अब डाउट्स ले लेते हैं ऋषु, फिर क्लोज भी करना है। हाँ, एक ऋषु वो शीट एक बार चला जाना, मतलब एक बार वो वाला शीट चला जाना, वो इंटरेस्ट वाला भी एक बार खाली बता देना। मतलब 1 सेकंड लगेगा, खाली फॉर्मूला दिखाने का जरूरत नहीं है। पता चल गया। एक बार खाली वो सुनो शीट। सुनो सुनो सुनो, अच्छा, हाँ, भाई मैं बोल रहा था यहाँ भाई मल्टीप्लिकेशन का साइन जो अमन बोल रहा था करेक्ट, ये मिस कर रहे थे अपने। तो अब देखेंगे अगर इवैल्यूएट फॉर्मूला में जाके तो पूरा स्टेप्स करेगा। ठीक है, दैट वाज द थिंग। एक छोटा सा चीज भी एरर क्या दे रहा था उसमें, मेरे को ये पता चल गया कि कहाँ से एरर आ रहा था। अब देखो उसको 1 लाख रुपीज रीड कर रहा है वो। करेक्ट ना? मतलब सिर्फ ब्रैकेट देने से वो मल्टीप्लाई समझता नहीं है बेसिकली। एग्जैक्टली। तो वो एक मिस्टेक हुआ हम लोग से। करेक्ट ना? क्योंकि हम लोग वो पढ़े इस तरीके से, तो मैं उसी तरीके से उसको पंच कर दिया था। हाँ, बट वो उसको मल्टीप्लिकेशन नहीं दिया, जैसे कागज में लिखते हैं वैसे ही डाल दिए। एग्जैक्टली। तो वो रीड नहीं किया उसको, इसीलिए वो टेक्स्ट पढ़ रहा था। ठीक है ना? चलो ये अच्छा है, फाइंड आउट हुआ।
ऋषु वो वाला शीट में एक बार चलना ना, वो शीट का वो वाला पोर्शन भी बता ही देता है, फिर ये लोग बोलेंगे कि इतना सा ये लोग को लास्ट वाला भी बता देना, वो इंटरेस्ट और इंटरेस्ट वाला, इंटरेस्ट और इंटरेस्ट। अच्छा मैं बता देता हूँ इसमें, इसमें बेसिकली और कुछ नहीं हो रहा है गाइज, मतलब जैसे कि वो लोग ने पेमेंट कर दिया था ना, इस केस में उसने पेमेंट कर दिया था लेकिन 2 दिन बाद पेमेंट किया था, ठीक है, नहीं 2 दिन था कि 2 दिन पेमेंट करने में डिले किया था, ठीक है ना, तो उसमें इंटरेस्ट आया 17 रुपीज, ठीक है। अब वो 17 रुपीज तो पार्टी वेंडर को दे रहा नहीं है, ठीक है ना, पार्टी वेंडर को दे रहा नहीं है, तो वो क्या कर रहा है, वो तो बस अपने बुक्स में प्रोविजनिंग कर रहा है, तो वो जो दे रहा नहीं है, तो सपोजली वो 17 रुपीज आया, अब उसको भी तो उसका इंटरेस्ट के ऊपर भी तो इंटरेस्ट लगेगा ना, क्योंकि वो भी उसको देना पड़ता है लेकिन वो दिया नहीं है, तो ये इंटरेस्ट और इंटरेस्ट वो कॉलम है। हम ये शीट शेयर कर देंगे, फॉर्मूला चेक कर लेना, इसमें वही है देखो, V4, अभी V4 आ गया, V4 क्या है, वो जो डेज है, मतलब मतलब कि 31 दिसंबर से पेमेंट डेट का और 31 दिसंबर से कितना डिफरेंस है वो चीज है। ये देखो, डेट कंसीडर फॉर पेमेंट, 30 दिसंबर को पेमेंट हुआ था, 31 दिसंबर को हम लोग प्रोविजनिंग कर रहे हैं, सो उसका डेज 1 डे है, और 1 डे का हम लोग इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं ऑन द इंटरेस्ट अमाउंट, क्योंकि इंटरेस्ट अमाउंट तो हम लोग पे नहीं कर रहे हैं ना, तुम लोग तो क्लाइंट को प्रोविजनिंग कराते हो, और हम लोग जनरली पे करते नहीं है जब तक क्लाइंट मांगता नहीं है, और कोई भी क्लाइंट को पे नहीं करता है, तो उसके ऊपर भी तो तुमको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है ना, वही चीज वो क्लाइंट किया है, क्लाइंट को करना पड़ता है कि इंटरेस्ट और इंटरेस्ट क्या है, मतलब इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट तो लगेगा ना, क्योंकि हम उसको पे नहीं कर रहे हैं, सो दिस कैलकुलेशन इज दैट कैलकुलेशन बेसिकली। फॉर्मूला एक बार दिखा देना यूशु। V4 माइनस V4 ग्रेटर देन 0, तो V4 डेज हो गया, डेज के बाद U4 में पकड़ा इंटरेस्ट अमाउंट, और उस बाद बाकी फॉर्मूला सब सेम है, V4 पे 30 हो रहा है और इंटरेस्ट को हटा दे रहा है, बेसिकली यही है वो फॉर्मूला। मतलब बेसिकली पहला कॉलम में उसने क्या किया, पहला कॉलम में उसने किया कि जब पेमेंट होना चाहिए था 45 डेज से कितना दिन में, 2 दिन का डिले करके उसने पेमेंट किया, 47 डे में पेमेंट किया, अब 47 डे में पेमेंट किया तो इंटरेस्ट आया 17 रुपीज 47 पैसा। अब लेकिन वो 17 रुपीज 47 पैसा तो वो अगर दे देता उसको क्लाइंट को, तो हमको इंटरेस्ट और इंटरेस्ट नहीं निकालना पड़ता, बट 17 रुपीज 47 पैसा वो दिया नहीं, तो वो जो दिया नहीं उसके ऊपर तो तुमको इंटरेस्ट देना पड़ेगा ना, तो वो जो इंटरेस्ट देना पड़ेगा वो 17 रुपीज के ऊपर, वो है वो 1 पैसा 1 दिन का, तो दिस इज बेसिकली इंटरेस्ट और इंटरेस्ट। मतलब बेसिकली देखो हुआ ये बेसिकली इसमें अगर एमएसएमई की अगर मैं देखूं तो मतलब 2 बार कैलकुलेशन होगी, पहले तो 45 डेज से हम इंटरेस्ट निकालेंगे, फिर 45 डेज के बाद जो जितने टाइम डिले रहेगा उसके ऊपर इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट निकालेंगे। नहीं देखो हुआ क्या है, सुनो यहाँ पे 2 चीजें हुई हैं। ये केस देखोगे अगर, तो ड्यू डेट कब का था, 28 दिसंबर का था, ठीक है, पेमेंट कब हुआ, 30 तारीख को हुआ, तो 30 तारीख तक जब पेमेंट हुआ था तो 2 दिन का डिले का तो तुम इंटरेस्ट निकाल लिए, ठीक है, बट जब वो तुम पेमेंट करा तो तुमने सिर्फ नेट पेमेंट करी है, ठीक है, तो तुम्हें या तो तुम यहाँ पे 3 डेज कर दो, एक्चुअली तुम्हें 31 दिसंबर तक का प्रोविजनिंग करना है इंटरेस्ट का, तो बीइंग एन ऑडिटर क्या किया गया, तुमने पेमेंट 30 तारीख को कर दिया था, ठीक है, लेकिन तुमने इंटरेस्ट नहीं दिया, तो वो इंटरेस्ट उसका हक था ना, तो अब क्या हुआ, वो इंटरेस्ट को पोर्शन बना दिया क्या प्रिंसिपल का, मतलब अच्छा देखो यार सिंपल है, ये डेट है सर फर्स्ट, इसमें सुन 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 प्लस पहले वन सुन मेरी बात सुन भाई, पहले सुन ले, ये 3 डेट्स हैं, ठीक है, फर्स्ट ये था, ये तुम्हारा था ड्यू डेट, ठीक, अगला डेट था डेट ऑफ पेमेंट, ठीक, करेक्ट, ठीक है, और ये है तुम्हारा डेट ऑफ बुक्स क्लोजर या पीरियड एंड, ठीक है, तुम गया क्लाइंट पे, क्लाइंट ने बोला कि हमारा 28 तारीख को ड्यू डेट हो रहा था, हमने 30 तारीख तक पेमेंट किया, 30 तारीख तक पेमेंट किया, 2 दिन का तुमने डिले इंटरेस्ट कंप्लीट किया, ठीक है, तुमने 2 दिन का डिले निकाला, ठीक है भाई, अब हुआ क्या, क्लाइंट ने तुम्हें जब बोला, क्लाइंट ने बोला कि लेकिन हमने उसको पेमेंट ना सिर्फ 24,780 दिया, जबकि उसका पेमेंट बन कितना रहा था, 24,780 प्लस 17, ठीक है, मतलब 97 रुपीज तक का बन रहा था, 797 का, उसने पेमेंट कितना किया, 780 का, डेट मीन्स अभी रिमेनिंग अमाउंट कितना है उसका एमएसएमई का, 17 रुपीज बचा हुआ है ना उसका, आर यू गेटिंग द पॉइंट, अब उस पे भी तो तुम इंटरेस्ट दोगे ना भाई, समझ रहे हो, क्योंकि ये तुम्हारा प्रिंसिपल बन गया है, ठीक है सर, समझ में आया,
आ गया दिस इज व्हाई दे हैव कंप्यूटेड, क्योंकि आप 31 तारीख को प्रोविजन कर रहे हो तो कल को एमएसएमई एलिजिबल है आपका 31 तारीख तक के इंटरेस्ट के लिए, समझ गया ना, जो कि तुमने नहीं दिया उसको, तुमने ये अच्छा अगर समझ में आ गया तो मेरे को एक क्वेश्चन पूछना है बेसिकली, अगर समझ में आ गया तो ये इंटरेस्ट और इंटरेस्ट किस केस में सिर्फ एप्लीकेबल है? वन वर्ड में आंसर चाहिए। जिनकी पेमेंट 31 दिसंबर से पहले हो गई, मतलब जो क्वार्टर एंडेड है उससे पहले हो गई होगी। यस मतलब जब आप प्रोविजनिंग बना रहे हो ये वाला, जिसका जिसका पेमेंट हो गया उस केस में ये इंटरेस्ट और इंटरेस्ट एप्लीकेबल है, जिसका पेमेंट ही नहीं हुआ उसमें जरूरत नहीं है ये इंटरेस्ट और इंटरेस्ट। एग्जैक्टली जैसे अगर इसके केस में देखेंगे तो इसका पेमेंट कब हुआ है, सब ड्यू डेट ये था और इसका पेमेंट कब हुआ है, क्लियरिंग डेट 30/12 का है, 26/30/4, आपका चारों दिन यहाँ कैप्चर हुआ, यहाँ पे भी होना, अच्छा ये डेसिमल्स में चला गया, बहुत नॉमिनल अमाउंट है इसलिए घुस गया वो, यहाँ पे देखना पड़ेगा बेसिकली। देखो यहाँ पे अगर देखें हम तो इसका 31 को ही पेमेंट हुआ है, 31 को ही क्लोजर हो रहा है बुक्स का, इसीलिए यहाँ पे 0 आया है, ठीक है ना, प्रायर में नहीं गया। तो अगर मैं यहाँ पे 1 जनवरी का अगर पेमेंट होता तो भी नहीं आएगा आपका अकॉर्डिंगली, करेक्ट ना। तो क्योंकि 31 दिसंबर को पेमेंट हुआ इसलिए यहाँ पे 0 कैप्चर किया, ये सेम डे को पेमेंट हो गया आपका। अदरवाइज अगर आपने प्रायर कर दिया तो आपको प्रायर का इंटरेस्ट यहाँ समझ में आया, अगर किसी को नहीं समझ आया तो पूछ लो पहले गाइस। आई थिंक सो समझ में आया ऋषु, किसी का कोई क्वेरीज नहीं है। अब मूव कर लेते हैं तो ऋषु क्विकली, हम लोग रैप अप करना पड़ेगा, तो हमें डाउट्स बता दो यार, क्या क्या डाउट्स है। अच्छा क्लाइंट प्रैक्टिकली इंटरेस्ट पे नहीं करता, हाँ तो उसके लिए आप प्रोविजन कराते रहो बैठ के, कराते रहो या आप करते रहो, आप लोग ही करते हो ना। देखो अगर क्लाइंट पेमेंट नहीं कर रहा है तो उसकी लीगल ऑब्लिगेशन तो है, कल को एमएसएमई वेंडर उस पर केस करके भी पैसा निकलवा सकता है, ठीक है। सो यू हैव टू मेक श्योर कि आपका प्रोविजन होता रहे बुक्स ऑफ अकाउंट्स पर। अच्छा वेंडर वाला पॉइंट समझा दो, ग्रुप वाला। अच्छा एक क्वेरी था इशू इनका, मैं समझा देता हूँ ये वाला क्वेरी बेसिकली था। अच्छा पहला एक ब्लैंक शीट इशू ओपन करना ना, एक ब्लैंक शीट। अच्छा एसएपी में तुम लोग एसएपी में बोल रहे थे, इसलिए मैं बोल रहा हूँ वेंडर का पहले जब एडवांस देते हैं तो तब वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक होता है। एक बार हाँ वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक होता है, ठीक है, वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक होता है। अच्छा एसएपी में कंसेप्ट है गाइस स्पेशल जीएल का, वो स्पेशल जीएल टैग होने से ना वेंडर एक सब लेजर है, वेंडर का एक तो वेंडर कोड होता है, वेंडर कोड एक सब लेजर होता है, एक जीएल होता है, उसका कंसेप्ट हम लोग बाद में अच्छे से समझा देंगे। मतलब लेकिन तुम लोग क्या करते हो, वेंडर कोड देते हो, वेंडर कोड तुम्हारा ट्रायल बैलेंस में नहीं आता। सो वेंडर कोड जो होता है ना, वेंडर कोड वो दो तरीके से टैगिंग होता है उसका, एक नॉर्मल जीएल में टैगिंग होता है, एक स्पेशल जीएल में टैगिंग होता है। जब वो नॉर्मल जीएल में टैगिंग होता है ना, मतलब कि जब खर्चा आता है तो वो क्रेडिटर में जाता है, मतलब तुमको ट्रायल में क्या दिखता है, ट्रेड क्रेडिटर, तुमको वहां पर वेंडर कोड नहीं दिखता। तो वो जो वेंडर कोड है ना वो सब जीएल है, मतलब जीएल के अंदर का जीएल, तो वो क्रेडिटर में जाता है, ठीक है, और ट्रेड क्रेडिटर में। उसी तरह जो स्पेशल जीएल है, मतलब वेंडर का अगर डेबिट बैलेंस हो गया ना, वेंडर का डेबिट बैलेंस, तो वो स्पेशल जीएल मतलब वो एडवांस में चला जाएगा, वेंडर कोड वही रहेगा लेकिन वो एडवांस में जाके मैप होगा, ठीक है ना। तो हम लोग का क्वेश्चन ये था कि जब हम एडवांस देते हैं तो पहला हो गया वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक, लेकिन वो बैलेंस शीट में कहां दिख रहा है, एडवांस में दिख रहा है, ठीक है ना। जब बिल आया, जब एक्चुअल में बिल आया तो खर्चा अकाउंट डेबिट, खर्चा या CWIP अकाउंट डेबिट टू वेंडर हुआ, ये वेंडर कहां गया, क्रेडिटर में गया। अब तुम FBL 1N में जब क्रेडिटर का लेजर चलाओगे, तुम जब नॉर्मल आइटम्स चलाओगे ना तो तुमको सिर्फ क्रेडिट बैलेंस ही दिखेगा, तुमको डेबिट बैलेंस नहीं दिखेगा, इसलिए वहां पर ऑप्शन आता है एसएपी में स्पेशल जीएल चूज करने का। जब तुम स्पेशल जीएल चूज करोगे तो तुमको डेबिट बैलेंस भी दिखेगा और क्रेडिट बैलेंस भी दिखेगा, जो खुशी तुम बोल रहे थे कि 0 हो जाता है, 0 हो जाता है। ये दोनों को ये दोनों मतलब दोनों को एक साथ चलाने से तो 0 दिखता है, लेकिन बैकएंड में उसके बाद अगर ये लोग दोनों को ना नॉक ऑफ करना पड़ता है, नहीं तो अगर नॉक ऑफ नहीं करेंगे तो एक तो बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखेगा एडवांस, और उसी वेंडर का बैलेंस एक तो लाइबिलिटी साइड में दिखेगा। तो हमको एक तो नॉक ऑफ एंट्री मानना पड़ता है। नॉक ऑफ एंट्री में क्या करते हैं, लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट करते हैं, एडवांस अकाउंट क्रेडिट करते हैं। मैं जो सेट ऑफ एंट्री की बार बार बात कर रहा था वो वही था
कि लाइबिलिटी अकाउंट को डेबिट करना पड़ता है, एसेट अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ता है। नहीं करने से वो ऑटो नहीं होता, नहीं तो तुमको दो लाइन आइटम्स दिखेंगे। तुम जब चलाओगे जब लेजर, तो वेंडर का पॉजिटिव बैलेंस भी दिखेगा, क्रेडिट बैलेंस भी दिखेगा, अगर तुम स्पेशल जीएल को चूज करके चलाते हो तो। लेकिन जब तुम सेट ऑफ कर देते हो तो तुम जब वेंडर चलाओगे और वेंडर का कोई और बैलेंस नहीं आए तो उधर दिखेगा नो ओपन लाइन आइटम्स, ये मैसेज आता है। सो ये होता है बेसिकली नॉक ऑफ का कंसेप्ट। यही मैं बार बार बोल रहा था कि मतलब ऑटो नहीं होता है, पॉजिटिव भी रहता है और नेगेटिव भी रहता है, क्योंकि पॉजिटिव जो बैलेंस है वो एडवांस में मैप किया हुआ है, वो एडवांस फ्रॉम कैपिटल एडवांस या फिर एडवांस फ्रॉम सप्लायर करके आता है, और जो क्रेडिट बैलेंस होता है वो ट्रेड क्रेडिटर में जाता है। समझ में आया खुशी? ईशान समझ में आया? यस सर, यस सर। क्योंकि सेट ऑफ एंट्री के क्लाइंट मतलब खुद मारते हैं, बैकएंड पे ऑटोमेटिक हो जाती है। नहीं, ये सेट ऑफ एंट्री मानना पड़ता है, खुद हम लोग को, क्लाइंट्स लोग को मानना पड़ता है। नहीं तो पॉजिटिव और नेगेटिव आएगा। जो अगर कोई ट्रायल पे, अगर सपोजिटली कोई क्लाइंट ट्रायल पेस्ट करके उसका फाइनेंशियल्स बन रहा है ना, तो उसका एडवांस में उधर भी बैलेंस दिखेगा और क्रेडिटर में उधर भी बैलेंस दिखेगा। तो ये दोनों को सेट ऑफ करना पड़ता है, इस सेट ऑफ एंट्री मानना पड़ता है, ऑटोमेटिकली नहीं पड़ता। ठीक है, ये क्वेरी। हाँ, कैपिटल एडवांस का क्रेडिट बैलेंस कैसे एंट्री होगी? फिर कैपिटल एडवांस का क्रेडिट बैलेंस तो नहीं होता ना खुशी, कैपिटल एडवांस का तो डेबिट बैलेंस होता है। कैपिटल एडवांस तो डेबिट पूछ रही होगी, जैसे आपने बताया ना खर्चा हो गया तो आपने फिक्स जैसे डेबिट टू वेंडर किया है, तो वो पूछ रही होगी ये शायद, या तो यहाँ पे फिक्स जैसे डेबिट टू वेंडर होगा जैसे वो डेबिट। देखो रिशु ने एंट्रीज का फ्लो लिख दिया ऑलमोस्ट, ठीक है ना। सो पहला एंट्री में एडवांस टू वेंडर्स होता है, एडवांस टू वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक होता है, और दूसरा एंट्री में एसेट अकाउंट डेबिट या CWIP अकाउंट डेबिट टू वेंडर होता है। तो वो जो वेंडर कैपिटल एडवांस टू वेंडर जो होता है टू बैंक जो होता है, तो कैपिटल एडवांस जो डेबिट बैलेंस है वो एसेट साइड में रहता है, और जो वेंडर में जो क्रेडिट बैलेंस है वो लाइबिलिटी साइड में रहता है। इसका एक तो सेट ऑफ एंट्री मार के हमको ये करना पड़ता है। ऐसे जीएल में पूरा चीज दिखता है, मतलब जीरो दिखेगा तुमको, लेकिन तुमको दोनों लाइन आइटम्स दिखता है, प्लस और माइनस। लेकिन ओपन लाइन एसएपी में ओपन लाइन आइटम्स का कंसेप्ट क्या है? जो ओपन खड़ा है वही दिखेगा। तो अगर आपको दो लाइन आइटम दिख रहा है तो आप क्लाइंट को बोल के सेट ऑफ करा सकते हो वाला चीज, कि इसको आप सेट ऑफ कर दीजिए प्लस और माइनस फिगर को। फिर आप जब लेजर चलाओगे तो आपको दिखेगा नो ओपन लाइन आइटम्स पेंडिंग। ठीक है, खुशी क्वेरी सॉल्व। बताना जिसकी खुशी का डाउट था, अब इसमें वेंडर क्रेडिट है, अगर कैपिटल एडवांस में वेंडर क्रेडिट, तो इसकी भी जो मैपिंग होती है ये टेबल्स में आएगा ना। कैपिटल एडवांस में वेंडर क्रेडिट कैसे होगा? पहला क्वेश्चन वही, अगर सर कुछ भी मतलब कुछ भी पूछ देंगे, कुछ भी। इसी का डाउट था वो। नहीं, क्वेश्चन पहले पे आया था। क्वेश्चन को असेस कर, पहले क्वेश्चन को असेस करो। कैपिटल तुम कह रहे हो एडवांस है और तुम अदर साइड पे कह रहे हो कि वो क्रेडिट में खड़ा है, कैसे हो सकता है? हाउ इज इट पॉसिबल? मतलब सर बाप रे,